आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। ये डालते हैं नजर दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामानी इंतखाबात 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाब कराने के लिए फिक्रमंद है। मजहब और जात की बुनियाद पर इंतखाबी तशरीह न की जाए। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क में 96.6 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें 49.7 करोड़ मर्द और 47.1 करोड़ खवातीन वोटर्स हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 19 अप्रैल से 7 मरहलों में लोकसभा इंतखाबात होंगे। दूसरा मरहला 26 अप्रैल, तीसरा मरहला 7 मई, चौथा मरहला 13 मई, पांचवा मरहला 20 मई, छठा मरहला 25 मई, जबकि सातवें और आखिरी मरहले में 1 जून को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी और नताइज आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 4 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। जिन रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उनमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में 13 मई को असेंबली इंतखाब होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और सभी रियासतों के नताइज 4 जून को आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल, फेज 1, we'll do it in 7 phases as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. Second phase of first phase में 21 states जाएंगी पोल में. Second phase notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Phase 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. Fourth phase में 18th अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी। 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी। फेज 6 में 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Last phase, 7th phase, notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. So last polling would be on 1st of June and counting on 4th. हम तो यही कहते हैं कि चुनाव के समय सीसी हमारे माई बाप होते हैं, सारे तो मैं उनके पास ही रखूंगा। उम्मीद भी करूंगा कि हमारे देश में जो चुनाव होने वाला है वो सही सलामत हो, आम लोग निश्चित तरीके से निर्भय होकर, निडर होकर सब मतदान करें और चुनाव में निष्पक्षता बरकरार रहे और सबके साथ न्याय हो। इस मुल्क के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो है धनबल, जो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा, और हेट स्पीच। उस पर माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त जी को कोई फर्क नहीं करना चाहिए, एक आम कार्यकर्ता हो या देश के प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का बड़ा नेता हो या देश के गृह मंत्री हो। ये फर्क जिस दिन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग बंद कर देगा, लोकतंत्र और खूबसूरत हो। इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्होंने ब्रीफली सब कुछ एक्सप्लेन किया है और आज इस अवसर पर जो 7 मई का गोवा में इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए गोवा सरकार की पूरी तैयारी है। तेलंगाना में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के दौरान यहाँ आया तो मैंने देखा कि लोगों के दिलो दिमाग में बीआरएस के खिलाफ बहुत गुस्सा था और उसके नतीजे में हमने ये भी देखा कि बीआरएस के साथ क्या हुआ है। अब तेलंगाना के अवाम ने मोदी को दोबारा वापस लाने का फैसला दे दिया है। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हुए और उस समय मैंने देखा था कि जनता के दिल में, जनता के दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना भयंकर गुस्सा था, इतना गुस्सा था, और उसका नतीजा भी हमने देखा, बीआरएस का क्या हाल हुआ। और कल मैंने देखा और आज यहां भी देख रहा हूं, तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लेने का फैसला सुना दिया है। मरकजी वजारत दाखिला ने जुमे को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो ऐप
जो अहल लोगों को शहरियत यानी 2019 सीए के तहत हिंदुस्तानी शहरियत हासिल करने के मकसद से दरखास्त दाखिल करने की इजाज़त देगा। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने इससे मुताल्लिक जानकारी देते हुए बताया कि ऐप गूगल प्ले स्टोर या फिर इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज बिलाखिर दिल्ली शराब पॉलिसी केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए, जहां से उन्हें 15,000 रुपए के ज़ाती मुचलके पर जमानत मिल गई। दिल्ली के वज़ीर आला को यह जमानत IPC की दफ़ा 174 की खिलाफ वर्जी पर दी गई है। अरविंद केजरीवाल ईडी के बार बार तलब करने के बावजूद तफ्तीश के लिए पेश नहीं हो रहे थे। इस सूरत में ईडी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह बहुत बदकिस्मती की बात है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मांगनी पड़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कहूँगी कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को ज़मानत लेनी पड़ी। 174 IPC की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के स्ट्रीट फरोशों के लिए एक अहम खबर दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे करेगी। सर्वे के बाद उनकी दुकान लगाने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई उन्हें रिश्वत या किसी और जरिए से तंग ना कर सके और वो भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। MCD में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से हम एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और बहुत सारे काम किए हैं। हम लोगों ने कई चीज़ों को ठीक किया है। अब एक और बड़ा निर्णय नगर निगम ने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है। दिल्ली के सभी रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी है। हम समझते हैं कि सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगा के काम करना कितना मुश्किल होता है। कभी उन्हें पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी के लोग, कभी अफसर आके परेशान करते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की ज़िंदगी मिले, वो भी इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। मरकजी हुकूमत ने शहरियत तरमीमी कानून CA को नाफिज किया है। यह कानून साल 2019 में मंजूर हुआ था। इस हवाले से मुजाहरे हो रहे हैं और नाक़िदीन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इसके साथ ही ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का मसला भी उठाया। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर की है और अपील की है कि CA को नफाज को फौरी तौर पर रोका जाए। ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर, जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के उस रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफ़ी होगी उन लोगों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका नाम नहीं आया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाजी तहफ़्फ़ुज़, मुनसिफाना उजरत और मजदूरों की हालत में बेहतरी के लिए बहुत से कवानीन बनाए। बदकिस्मती से इस दहाई में वज़ीर आज़म मोदी ने तमाम लेबर कवानीन को ख़त्म कर दिया और साथ ही मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए मनरेगा की स्कीमें भी कमज़ोर पड़ गई हैं। यहाँ तक कि मनरेगा मजदूरों को भी उनकी पूरी उजरत नहीं मिल रही है और रियासती हुकूमत को बाकायदा रकम भी जारी नहीं की जाती है। मोदी जी has weakened all the labor laws and also the welfare schemes for workers. Even the Manrega workers are not getting their full wages, and regular money is also not released to state governments. वहीं महाराष्ट्र में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कोरोना की वजह से तकरीबन 50 लाख लोग जान से हाथ धो बैठे। एक तरफ लोग जान से हाथ धो रहे थे तो दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सुप्रीम
इंस्टीट्यूट नरेंद्र मोदी को पैसे दे रही थी। हिंदुस्तान में हफ्तार की बाजियाबी जारी है। अगर कोई कुछ कहे तो उन्हें डराने के लिए ईडी, सीबीआई, आईटी भेजे जाते हैं। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं, आपको पता तक नहीं लगा। आपका भाई मर गया, माता पिता मर गए, आज सब हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कोविड में कितने लोग मरे। मैं बताता हूं, 50 लाख कम से कम कोविड में मरे हैं। और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था तो वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। मशहूर गुलकारा अनुराधा पौडवाल हफ्ते को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वो आज दोपहर बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और पार्टी में शामिल हो गई। यूक्रेन ने रूसी ऑयल रिफाइनरियों पर ड्रोन हमलों में इजाफा कर दिया है। इन हमलों से रूस में सदारती इंतखाबात के मौके पर मुल्क की तेल की सनअत को शदीद धचका लगा है। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।